चलिए आइए अपने बुक में, इस बुक में पेज नंबर 3.56 है, इलूज नंबर 31, इलूज नंबर 31, जल्दी। इलूज नंबर 31, मिला? पुराना बुक अगर आपके पास है उसमें 32 है, देखिए 31, 32, 33 इसी के बीच में होगा, ठीक है। सवाल पढ़ना शुरू किया, देख लेना कौन सा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। किसी का बुक में 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। आई में दिया टोटल सेल्स फॉर द ईयर वेयर ₹398 crores, आउट ऑफ विच कैश सेल अमाउंटेड टू ₹262 crores। मिला? सबको मिला? तो चलिए, टोटल सेल कितना हुआ है 398 करोड़ और उसमें से कैश सेल कितना हुआ है 262 crores। डबल आई में कैश कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर टोटल्ड ₹134 crores। उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइज अमाउंटेड टू ₹318 crores। सप्लायर को पेमेंट हुआ है और एम्प्लॉय लोग को पेमेंट हुआ है 318 करोड़। फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹32 crores वे रिडीम्ड, वापस कर दिया गया। 32 करोड़ का प्रीफरेंस शेयर रीपेमेंट हुआ है। एंड इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹32 crore वेर अलर्टेड एज फुल्ली पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। इक्विटी शेयर इशू हुआ है, इशू होकर 32 करोड़ रुपया आया और उसके साथ 25% प्रीमियम भी आया है, क्योंकि 32 करोड़ जो है वो फेस वैल्यू है। समझ में आया? ओके। 26 crores वेयर पेड बाय वे ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे हुआ, ये प्रोविज़न नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड ₹26 crores पेड लिखा है, ये प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹42 crores was sold at a loss of 60 lakhs। 42 करोड़ जिसका बुक वैल्यू था, एक मशीन जिसका बुक वैल्यू था कितना 42 करोड़, और उसे सेल किया गया 60 लाख लॉस में। सारे बच्चे बताओ सेल कितना पे किया गया फिर जी? 32 करोड़ जिसका बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू था कितना 42 करोड़, और लॉस हुआ है, लॉस हुआ कितना, लॉस हुआ 60 लाख। बात समझ रहे हो? 60 लाख लॉस हुआ है, 0.60 करोड़ लॉस हुआ। तो सेल कितना पे हुआ बच्चे? सर माइनस कर दीजिए, 41 करोड़ 40 लाख पे सेल हुआ है। सेल होने के बाद जो पैसा आया ड्यू टू सेल ऑफ मशीन, वो कितना आया, पैसा कितना आया, रिसीव कितना हुआ सर? 41 लाख 40 या 42 करोड़ हुआ? 41 लाख 40, इतना पे सेल होकर इतना पैसा आया हमारे पास। समझ में आया? चलिए, उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹2 crore वाज पेड। डिवेंचर इंटरेस्ट पे हुआ है। अच्छा, और एक पॉइंट रह गया उसमें, जो मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹42 crore वाज सोल्ड एट ए लॉस 60 लाख। उसके आगे और भी लिखा है, ए न्यू मशीन वाज इंस्टॉल्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹80 crore। मतलब एक नया मशीन खरीदा गया 80 करोड़ का, 80 करोड़ का खरीदा गया। चलिए ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीव भी हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पेमेंट भी हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। डिविडेंड्स टोटलिंग ₹20 crore वाज पेड ऑन इक्विटी एंड प्रीफरेंस। 20 करोड़ का डिविडेंड पे हुआ है। और उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 17% वाज आल्सो पेड। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स CDT
17% CDT, 17% पे भी हुआ है। डिविडेंड कितना करोड़ पेमेंट हुआ है सर? 20 करोड़। यह है डिविडेंड। उसके साथ में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी दिया गया 17%। सर ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होता है? सुनिए बच्चों, जब कोई कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, क्या डिविडेंड देती है, डिक्लेयर करती हैं, पे करती हैं, कल हम बात किए थे इसके बारे में, तो गवर्नमेंट जो है कंपनी को बोली है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी को बोली, साहब देखिए आप जब जब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तब उस डिविडेंड अमाउंट के ऊपर टैक्स जो है इधर गवर्नमेंट को देंगे और उसका रेट तय कर दिए हैं। ये इनकम टैक्स में है, CDT के नाम से, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के नाम से है ये बात। तो जब भी आप डिविडेंड पे करेंगे तब देखिए आप 20 करोड़ डिविडेंड दीजिए, 20 करोड़ के ऊपर जो 17% है वो हमें दीजिए टैक्स। सर ऐसा क्यों? कंपनी एक तो डिविडेंड दे रही है, उसका अपना पेमेंट है ये, फिर इधर गवर्नमेंट को टैक्स। हाँ कंपनी का इनकम होता तो फिर कंपनी जो है उसके ऊपर टैक्स देती, वो अलग बात, लेकिन यहाँ पे कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो फिर उसके ऊपर भी टैक्स देना है। सर हमें एक बात बताइए, कंपनी का जब प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट उसका अपना बिजनेस का, क्या सर वो नेट प्रॉफिट के ऊपर कंपनी टैक्स दी होगी या नहीं दी होगी? हाँ सर दी होगी। कंपनी उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स ज़रूर देती है, सॉरी उस नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ज़रूर देती है, लेकिन फिर जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है फिर उसके ऊपर भी टैक्स। सुनिए बच्चों, ये डिविडेंड इनकम किसका है? किसका है? शेयर होल्डर का। क्या कंपनी, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके ढूंढेंगे कौन कौन शेयर होल्डर है? नहीं, कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। भाई हम शेयर होल्डर को नहीं जानते हैं, तुमको जानते हैं। आप एक काम करो, उनके बिहाफ में आप टैक्स जमा करो। समझ में आ गया? तो ये 20 करोड़ उन लोग का इनकम है ना, तो 20 करोड़ के ऊपर 17% इधर मुझे पे कर दो, मैं उन लोग से नहीं लूँगा। समझ में आ गया बात? तो कंपनी क्या करती है, 20 करोड़ जब डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर को, उसके ऊपर 17% डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के रूप में, CDT के रूप में 17% पे करती है इधर, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो टोटल पेमेंट सर कितना हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? सर 20 करोड़ प्लस 17%, जो आएगा उतना हो गया। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट आगे चलो। ऑन 31 मार्च 2018 बैलेंस विथ बैंक एंड कैश ऑन हैंड टोटल्ड ₹18 करोड़। कल का क्वेश्चन में बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस इंक्लूड करा दिए थे कि नहीं? मिला के हम लोग लिखे थे ना, ओपनिंग बैलेंस और ड्यूरिंग द ईयर में जितना कैश आया था उसको टोटल किए, जो आया वो क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच कर रहा था। ये कल किए थे हम लोग, किए थे कि नहीं? और यहाँ पर ये जो लास्ट पॉइंट में दिया है, ऑन 31 मार्च 2018 बैलेंस विथ बैंक एंड कैश ऑन हैंड टोटल्ड ₹18 करोड़। इसका मतलब ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है बच्चे? ओपनिंग है या क्लोजिंग है? नालायक, सवाल पढ़ने से पहले देखे नहीं कौन सा डेट दिया था? सवाल पढ़ने से पहले देखिए कौन सा डेट दिया है। सवाल पढ़ने से पहले देखिए कब का दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है कब का, कब तक का? 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है मेरे बुक में, और वो जो लास्ट में कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया है वो 18 का दिया है। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है। समझ में आया बात? तो इसका मतलब सर क्या करेंगे? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में निकालिए कैश फ्लो कितना है, सर इन्वेस्टिंग में, सर फाइनेंसिंग में, टोटल आएगा ड्यूरिंग द ईयर का कैश फ्लो और ओपनिंग को ऐड कर दीजिए, जो आएगा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। समझ में आ गया बात? सवाल में क्या बोला था? सवाल में बोला था, पहला लाइन में बोला था सर प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोला। चलिए आइए सारे बच्चे मेरे साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा
अब ये कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड? कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। क्यों? हमें सेल्स जाना है, नेट प्रॉफिट का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है, सेल्स से प्रोसीड करना है। समझ में आया? कैश फ्लो स्टेटमेंट जबकि सवाल में नहीं पूछा है डायरेक्ट मेथड में करो या इनडायरेक्ट मेथड में, तो सॉल्व करना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो दिया है उससे पता चलता है ये डायरेक्ट मेथड है और हमें लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है, लिखो। कैश सेल कितना हुआ? 398 करोड़ में से 262 करोड़, 262 करोड़। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कितना रुपया कलेक्शन हुआ डेटर से? 134 करोड़, 134 करोड़। $134 करोड़ डेटर से कलेक्शन हुआ। पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज कितना हुआ? 318 करोड़, 318 करोड़ माइनस। उसके बाद ये गया, इतना ही। अभी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अच्छा एक गलती किया हम लोग, यहाँ लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ सर, हाँ, सबने छोड़ दिया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सुनिए, 2-3 जगह रख के लिखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपना कॉपी में जो एक पेज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। 35% ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ 40% अपना कॉपी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए रखो। उसके बाद 20% इन्वेस्टिंग के लिए और 20% फाइनेंसिंग के लिए। सर पहले से हम लोग लिख दें ये सब? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर स्पेस थोड़ा देकर लिखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर उसके बाद स्पेस देकर लिखें फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसा कर लिख लें पहले से। मैंने बोला जी हाँ पहले से लिखना है। सर ऐसा क्यों? सर पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम खत्म कर लेते हैं, फिर इन्वेस्टिंग को आते हैं। बच्चे क्या आप 10 बार सवाल पढ़ेंगे? जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सॉल्व करेंगे, सारा चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सब तो सवाल पढ़ना पड़ेगा। फिर जब इन्वेस्टिंग का आएंगे फिर सवाल पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सीरियल दिया होगा बुक में, ऐसा नहीं कि सीरियल दिया होगा कि पहले सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो ऑपरेटिंग का है, फिर बीच में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्वेस्टिंग का है, फिर लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दिया है फाइनेंसिंग का। ऐसा तो नहीं होगा, या होगा? ऐसा लगता है नहीं होगा। तो क्या करें, जब हम लोग पढ़ कर चलें, जैसे कि IV पॉइंट में मैंने 3 पॉइंट कर लिया। यहाँ पे IV पॉइंट में क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है ये बात। प्रीफरेंस शेयर जो है रिडीम हुआ है, पेमेंट हुआ है उसका पैसा, और इक्विटी शेयर जो है इशू हुआ है, पैसा आया इक्विटी शेयर इशू होकर। ये कौन सा एक्टिविटी का है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। तो अब मैं क्या करूँगा? इसको छोड़कर जाऊँगा। अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर सॉल्व करने वाला हूँ तो क्या करूँगा? इसको छोड़ना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग को भी छोड़ना पड़ेगा, जो जो ऑपरेटिंग है वही सब रिकॉर्ड करना होगा। फिर जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सॉल्व करने के लिए आऊँगा, फिर से पढ़ूँगा क्वेश्चन, खेलता रहूँगा आपके साथ, आप भी मेरे साथ खेलते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जगह मैंने छोड़ दिया और ये इतना में रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने यहाँ पे लिखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये जो IV पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। लिखो पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ
प्रीफरेंस शेयर कितना रिपेमेंट हुआ है? 32 करोड़ ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस है। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर बच्चे 32 करोड़ प्लस 25% ऑन 32 करोड़ 8 करोड़ होता है, हो गया कितना? 40 करोड़। ये प्लस पैसा आया है। उसके बाद नेक्स्ट वी पॉइंट में बोला 26 करोड़ वेयर पेड बाय वे ऑफ इनकम टैक्स। लो बच्चे, इनकम टैक्स जब पे हुआ है तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेड कितना सर? 26 करोड़ माइनस। उसके बाद मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 42 करोड़ वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 60 लाख। मशीन सेल हुआ है लॉस पे। सेल ऑफ मशीन कितना याद है सर? 42 करोड़ माइनस 0.60 41.40 करोड़, लाख नहीं। कैसी कैसी बातें करते हो। ए न्यू मशीन वाज इंस्टॉल्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 80 करोड़। परचेज ऑफ मशीन $80 करोड़ हो गया। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2 करोड़ वाज पेड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? 2 करोड़, ये पेमेंट हुआ है। उसके बाद डिविडेंड टोटलिंग 20 करोड़ वाज पेड ऑन इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर। डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या हुआ? 20 करोड़ प्लस 17%। हाँ जी, कितना हुआ बताओ, कैलकुलेट करो। 23 पॉइंट, आंसर देख के तो नहीं बोले। चलिए खत्म कहानी, खत्म। चलिए आइए कैलकुलेटर लीजिए, बताइए बताइए ए बताइए, यहाँ लिखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना? 52 करोड़। ओके, नेक्स्ट ये बताइए बी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? 38 करोड़ 60 लाख। ओके, ये बताइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी 17 करोड़ 40 लाख। अच्छा ये देखिए नेगेटिव में है, ऐसा मत बोला करें सर, -38.60 बोला करें। बात समझे? ये -38.60 है। अरे पेमेंट ज़्यादा हुआ है, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, इनफ्लो कम है। समझ में आया? 38.60 करोड़ नेगेटिव में। अब बताइए ये क्या है? नेगेटिव -17.40 फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया। चलिए टोटल कीजिए, टोटल लिखे ऐसा, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा बताएं। 52 -38.60 -17.40 जी, -4
यानी 4 ब्रैकेट के, उसके बाद प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कितना, 18 करोड़। कितना आएगा, 14 करोड़ आया। ये क्या आया सर, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस और कैश एंड बैंक, यही लिखा हूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक लिखा हूं, ठीक है। जो टोटल कैश फ्लो आया ना ड्यूरिंग द ईयर ABC, इस पे ऐड हुआ है ओपनिंग बैलेंस, जो आया 4 करोड़ नेगेटिव में आया था टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, प्लस किया मैंने 18 करोड़ जो ओपनिंग बैलेंस दिया था, टोटल आया कितना, 14 करोड़, ठीक है ना। 14 करोड़ जो आया उसका नाम क्या दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है। चलिए, ये था कौन सा मेथड में, डायरेक्ट मेथड। कल जो हम लोग सवाल सॉल्व किए थे कौन सा मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड था। हम लोग नेट प्रॉफिट से प्रोसीड किए थे, समझ में आया बात। अब सुनिए और क्या क्या ये सवाल में आपको काम करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखना है, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद और क्या करना, यहाँ पे लिखना फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जबकि ये सवाल 2019 का है इसलिए मैंने लिखा। और उसके बाद सुनिए बच्चे, यहाँ पर साइड में एक जगह पे लिखना रुपीज़ इन क्रोर्स। ओ, क्योंकि ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, ये आप रुपीज़ जो लिखे हैं ये सारा ये क्रोर्स में है या लाख्स में है या ओनली अमाउंट ऐसे ही है, समझे। तो ऊपर आप लोग लिखेंगे रुपीज़ इन क्रोर्स, समझ में आया बात। चलिए फिर ख़त्म हुआ ये। ख़त्म। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, इतना आसान क्यों सिलेबस में रखे। बच्चे कल का क्वेश्चन फिर आज का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा, फाइनेंसिंग में क्या जाना है, नहीं समझ में आ रहा, तो एग्ज़ाम में अगर आएगा कि बोलेगा कि फॉर्मेट बनाइए, क्या बोलेगा, पूछेगा फॉर्मेट बनाइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे। वो तो बोला भी नहीं डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड, तेरी मेथड की ऐसी की तैसी। हम दोनों मेथड में काम कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड ये था सर, सेल से प्रोसीड करना है हमें। इनडायरेक्ट मेथड नेट प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट करना है। अच्छा, अब तक एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए है सर। सर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड में जो बात इनडायरेक्ट मेथड में है वही बात करनी है हमें। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो सेम कहानी। लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और सवाल में बोला डायरेक्ट मेथड, तो हमें सेल प्रोसेस प्रोसीड करना होगा, सेल से आगे बढ़ना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इनडायरेक्ट मेथड में बोला मतलब नेट प्रॉफिट से जाना होगा, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने बोला जी अच्छा क्वेश्चन करवाइए सर, भद्दा क्वेश्चन करवाते हो आप, अच्छा क्वेश्चन करवाओ ना सर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के बुक में 33 होगा, मेरे बुक में तो 32 है। सवाल पढ़ लेता हूँ। सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, आउट ऑफ विच 60% इज फॉर कैश। मिला मिला। चलिए अपना अपना क्वेश्चन पढ़िए, मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं मन में पढ़ रहा हूँ, दिल में पढ़ रहा हूँ, समझ में आया बात। आप पढ़िए।
पढ़ लिया आप लोग? पढ़ लिए? हाँ, मुझे लगता है आप लोग पढ़ लिए सवाल, नहीं? क्योंकि विचारों में लग गए। सवाल, मुझे लगता है सवाल पे तो डिस्कस कर रहे हैं। वो बच्चा बोल रहा है नहीं ये ऐसा होगा, वो बच्चा बोला नहीं ऐसा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं बोला मेरे बच्चे इतने सवाल को लेकर चिंतित कब से हो गए? मुझे भी थोड़ा समझना है। सवाल को लेकर इतना चिंतित, नहीं ये सवाल ऐसा होगा, नहीं ये ऐसा होगा। अरे बाप रे, जब मेरे बच्चे के पास ऐसा आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं उन्हीं की बात सुनना शुरू करूंगा, समझे? Sales for the year amounted to rupees 2 lakh, out of which 60% is for cash. Cost of goods sold was 50% of total sales. All inventory is purchased on credit. Collection from debtors amounted to rupees 60,000. Payment to creditors of inventory totaled rupees 45,000. Depreciation charged during the year on machinery amounted to rupees 5,000. Goodwill written off during the year rupees 3,000. Total salary for the period amounted to rupees 6,000, out of which 1,000 was outstanding. Oh my God! 6,000 टोटल होता है सैलरी, उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है? पेमेंट कितना हुआ है टोटल? 5,000। कितना पेमेंट हुआ है टोटल? 5,000। तो ये 5,000 सिर्फ पेमेंट होगा। कितना पेमेंट होगा? 5,000 पेमेंट होगा। अशोक को देखो, अशोक बेचारा बच्चा वो बैठ के पेन में ऐसा कर रहा है, उसका आदत बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। वो बैठ के पेन में ऐसा कर रहा है, फिर वो देखो मतलब गया, आदत है, छूटा नहीं, शायद वो क्लास में बैठे बैठे वो ऐसा हरकत कर रहा है। देखो बच्चे को, चलो ठीक है, अच्छा बच्चा है, अशोक जैसा बच्चा और सोनू जैसा बच्चा, मौर्य जैसा बच्चा, ये मौर्य जैसा बच्चा और चिन्नू जैसा बच्चा, ये बच्चे लोग मिलना मुश्किल। एक साथ मेरे साथ ऐसे बच्चे अगर बैठें और मेरा पढ़ाना में कितना मन लगेगा बोलो। और बस आप बैठे रहो, मैं पढ़ाता रहूं, और मैं भी चाहता हूँ आप अपना अपना रूम में जाके पढ़ाई करो, समझे? चिन्नू का ज़्यादा तारीफ तो नहीं हो गया? चिन्नू बार बार मुझे देख रहा है, वो बार बार देख रहा है चिन्नू। सोनू बैठा है तो वो आजकल बहुत बिजी होने लगा है, पूरा बिजी। वो क्लास भी आजकल लेट से आता है। क्या बोलेंगे? तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तुम हो पास पास, लेकिन क्या करें। आइए मज़ा आ गया। आइए आशीष, क्या? अरे वो तो बोलता पूरा गाना सुनाओ। आशीष बोलता पूरा गाना सुनाओ। चलिए आइए इधर। 5,000 सैलरी पेमेंट हुआ है। आइए, ऑफिस एक्सपेंस पेड इन कैश रुपीज़ 8,000, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस रुपीज़ 2,000। सारे बच्चे बोलो टोटल ऑफिस एक्सपेंस कितना? नो, क्या करते हो? दिल को तकलीफ होता है ऐसा आंसर बोलने से। कैसी कैसी बातें करते हो? पढ़ो, सवाल पढ़ो। ऐसा थोड़ी होता है, उसके पहले वाला पॉइंट जैसा था दूसरा वाला पॉइंट भी वैसा होगा, ऐसा नहीं। पढ़ो, सवाल पढ़ो। और हाँ, टोटल सैलरी ऑफ द पीरियड अमाउंट कहाँ गया? ऑफिस एक्सपेंस पेड इन कैश रुपीज 8,000। ऑफिस एक्सपेंस कितना पेड हुआ है कैश में? आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 2,000। मेरा सवाल क्या था, ध्यान सुनना, गलत शरत बोल रहे हो आप लोग। मैंने बोला टोटल ऑफिस एक्सपेंस कितना हुआ जी? 10,000। पेमेंट कितना हुआ है? साफ साफ लिखा। और कितना साफ लिखता, समझे कि नहीं सर? ऑफिस एक्सपेंस जो है वो इतना पेमेंट हुआ है, 8,000 पेमेंट हुआ है और बाकी आउटस्टैंडिंग रह गया 2,000। टोटल इसका मतलब 10,000, उसमें से 8,000 कैश पेमेंट हुआ है, 2,000 आउटस्टैंडिंग रह गया। हमारा मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट से है? 8,000 से है। ऐसे चाहिए मेरा, ऐसे ज्ञान की देवी और देवता अगर रहें
तो मेरा काम कम हो जाता है, समझ में आया। आइए एक्स, लैंड वॉज परचेज फॉर ₹2,50,000 एंड द कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय द अलॉटमेंट टू द वेंडर्स ऑफ 0% कन्वर्टेबल डिवेंचर। भाई ज़मीन खरीदा गया 2,50,000 रुपया का, उसे पैसा नहीं दिया गया, बोले कि तुम हमारे डिवेंचर होल्डर बन जाओ, लो डिवेंचर सर्टिफिकेट लो, डिवेंचर होल्डर बन जाओ। ऐसा माना जाएगा आपने हमारी कंपनी में 2,50,000 इन्वेस्टमेंट किया है डिवेंचर में। बताइए इस ट्रांजैक्शन से कैश इनफ्लो हुआ है क्या, आउटफ्लो हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ज़मीन आया, डिवेंचर दिया गया। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट, fully paid equity share of the face value of ₹2 लाख were issued at a premium of 10%। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आया है 2 लाख और 10% प्रीमियम पे आया, यानी 2,20,000 आया है। समझे अशोक? मेरा बात सुन रहे हो आप? अशोक कभी कभी सोच में डूब जाता है, वो उधर देखता है। जैसा कभी कभी सोचते हैं ना लोग, मतलब आसमां की तरफ नज़र रहता है सोचने पे, मतलब उनका सोच कितना बड़ा है, समझो बात को। अशोक बेचारा वहाँ पे बैठ के वो ऐसा देख रहा है, ठीक है। कहाँ गया अशोक? है तो, अरे चलिए। हाँ सोनू क्या बोलता है? वो क्या बोल रहा है? मोबाइल लेके बैठा है क्या? नहीं तो अब देखो संतोष को, देखो वो क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखो। जो अपने दोस्त को बाइक में छोड़कर आ गया, वो एडवाइस देने लगा आज। चलो ठीक, वक्त जब खराब रहता है सबको एडवाइस देना लगते हैं, जानते हैं ना? नहीं, वक्त जब बुरा चलता है ना, समय जब बुरा चलता है, सब मास्टर बन जाते हैं उस इंसान का जिसका बुरा चल रहा है, नहीं? हाँ चलिए आइए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आओ। फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू, ये रहा। चलिए नेक्स्ट, ए मशीन वाज सोल्ड फॉर 15,000, द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 12,000। बच्चा मशीन कितना पे सेल हुआ है? 15,000 पे सेल हुआ है। तो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कितना हुआ? कैश इनफ्लो कितना हुआ? 15 या 12? 15,000 हुआ। समझ में आ गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो? 15,000। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट, अनदर मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹4,000 वाज स्क्रैप्ड एंड वाज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस। मतलब एक मशीन था जो बैलेंस शीट में शो हुआ था, उसका वैल्यू कितना? 4,000। कितना? बैलेंस शीट में शो हुआ था। अब वो यूज़ के लायक नहीं, उसका कंडीशन ऐसा नहीं कि यूज़ करें, और वो पूरा बैलेंस शीट में शो हुआ था कितना? 4,000। लेकिन उसको सेल नहीं किया गया, उसको स्क्रैप कर दिया गया। मतलब स्क्रैप का मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि पैसा मतलब सेल होकर पैसा आएगा, यहाँ पर पूरा लॉस हो गया, डैमेज हो गया। समझ में आया बात? इससे पैसा नहीं आया है, इस स्क्रैप के लिए पैसा नहीं आया है। क्यों सर? वो लिखा है ना, ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस, स्क्रैप्ड। उसके बाद क्या लिखा? वाज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस। समझ में आया? स्क्रैप हो गया और इसको सेल नहीं किया गया, ये बिजनेस का ऑर्डिनरी लॉस है। समझ में आया? अगर सेल होता तो 4,000 रुपया आता। अगर 4,000 पे सेल हो जाता तो 4,000 रुपया आता ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो करते। यहाँ पे पैसा आया नहीं। हमेशा ये मत समझना कि स्क्रैप का मतलब पैसा रियलाइज हुआ। मैं तो सवाल में देता कि रियलाइज हुआ, स्क्रैप हुआ और उससे पैसा रियलाइज इतना हुआ। समझ में आया बात? ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है। चलिए आइए नेक्स्ट, ए व्हीकल वाज परचेज फॉर कैश एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000। खरीदा गया व्हीकल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन आउटफ्लो हुआ है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू ₹40,000। सिंपल डिविडेंड पेमेंट हुआ है 40,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। समझ में आया? सर मैंने बोला जी सर यहाँ पे CDT दिया नहीं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का बात तो दिया नहीं। अरे दिया नहीं कि आप ज़बरदस्ती लेना 17% ज़बरदस्ती घुस? हाँ नहीं, सवाल मत दिया नहीं तो आसान हो गया ना, ठीक है ना? हाँ सर जिंदाबाद जिंदाबाद, सवाल आसान हो गया तो जिंदाबाद। इनकम टैक्स पेड कितना? 10,000। इनकम टैक्स पेड कितना? 10,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होगा। उसके बाद सवाल में दिया
कैश इन हैंड एट बैंक एज 31 मार्च 2021 टोटल रुपीज़ 25,000। कौन सा बैलेंस है ये? बताओ कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। आपको लगता है ओपनिंग बैलेंस? कैसे लगा आपको ओपनिंग बैलेंस? हाँ सुनिए, इस किताब में कैसा दिया, इस किताब में इंफॉर्मेशन जो दिया है ड्यूरिंग द ईयर 2021 का दिया, और कैश एंड बैंक बैलेंस भी कब का दे दिया? 31 मार्च 2021 का दिया। तो इस किताब के हिसाब से क्या हो गया वो क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन वो गलत हुआ, गलत प्रिंट हो गया है, 2020 होगा। ठीक है, और एक बार सवाल रीड करता हूँ। कैश इन हैंड एट बैंक एज एट 31 मार्च 2020 होगा। टोटल कितना? अरे कितना? 25,000। 25,000 कितना? हाँ, आप जब बोलते हो मेरा दिल खुश हो जाता है, आप जब नहीं बोलते। चलिए आइए, ठीक, 25,000 ये ओपनिंग है। कौन सा है? अच्छा, क्या हमेशा ओपनिंग देना ज़रूरी है? हाँ, टेक्निकल बात बता रहा, क्या हमेशा ओपनिंग देना ज़रूरी है? अगर सवाल एग्ज़ाम में अगर ये आ गया ऐसा, जो इंफॉर्मेशन दिया है वो 2021 का दिया, और जो बैलेंस दिया है कैश एंड बैंक का बैलेंस वो भी 21 का दिया है, क्या होगा? क्या मानना आप बोलेंगे क्वेश्चन गलत है, क्या मानेंगे आप? जैसे मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि आपके अलग बुक में वो ओपनिंग था, क्योंकि उसमें डेट ठीक है, ओपनिंग का डेट दिया है, जो कैश एंड बैंक बैलेंस 25,000 दिया है। आप सबके बुक में वो ओपनिंग डेट दिया है, लेकिन इस बुक में प्रिंटिंग गलत होने की वजह से सेम डेट दे दिया। समझ में आया? इन्फॉर्मेशन जो डेट का दिया है, बैलेंस भी वही डेट का दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस इस हिसाब से माना जाएगा। लेकिन ऐसा अगर, हाँ, मैंने फिर पूछा आपसे आपका कौन सा डेट है, आप बोले दोनों डिफरेंट अलग डेट है, वो सर वो क्लोजिंग का जो इन्फॉर्मेशन जो दिया वो 31 मार्च 2021 का है, और जो बैलेंस दिया वो 2020 का दिया है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो दिया है वो 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ओपनिंग माना जाएगा, क्योंकि आपके बुक में दिया है तो मेरा बुक रेक्टिफाई कर लिया गया। लेकिन बच्चे, अगर एग्ज़ाम में जो सवाल आया उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और लास्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस वो भी सेम डेट का दिया होगा 31 मार्च 2021, तो आप क्या समझेंगे? क्या गलत है सवाल? नहीं, नहीं, समझे ना? नहीं, तो क्या मानना? वो क्लोजिंग बैलेंस है मानना। क्या मानना? इसका मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से आउट करना होगा। समझ में आया बात? ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो वो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस तो आएगा ना। समझ में आया बात? तो आप वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करके आएंगे। ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? स्टेटमेंट तो ऐसा ही होगा, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 4 करोड़, यहाँ पर लिखना प्लस ओपनिंग बैलेंस, जगह छोड़ना, क्लोजिंग बैलेंस सवाल में दिया होगा वो लिखना, और इसका डिफरेंस जो है ओपनिंग बैलेंस लिखना, और यहाँ पे आंसर में ठीक ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक के पास बैलेंसिंग फिगर लिखना कि ये है बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया बात? समझ में आ गया ना बात? हाँ, ध्यान से। चलिए सर, मैंने बोला जी सर हमें मौका दो ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैंने बोला मौका बच्चे, क्या मौका लेना, पूरा ही लीजिए, पूरा कीजिए, सॉल्व कीजिए। अरे बैठे हैं, देखो देख रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ सारे बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट
31 मार्च 2021। अमाउंट पर्टिकुलर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या हुआ, कुछ बोल रहे? पूरा एकदम बिंदास बैठी हुई है। पढ़ाओ पढ़ाओ, आप पढ़ाओ पढ़ाओ। सेल्स 2 लाख, उसमें से 60% कैश सेल। चलिए 2 लाख का 60%, 1,20,000। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 50% ऑफ टोटल सेल्स, और ठीक नेक्स्ट में लिखा है ऑल इन्वेंट्री इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर परचेज होगा या नहीं होगा, वो सारा क्रेडिट में है, इन्फॉर्मेशन दिया तो इग्नोर इट। नेक्स्ट IV पॉइंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू ₹60,000। डेटर्स कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना, 60,000। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट हुआ है क्रेडिटर्स को, ऑफ इन्वेंटरी टोटल्ड 45,000। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 45,000। उसके बाद डेप्रीसिएशन, बच्चे क्या करें, प्लस करें या माइनस करें? डेप्रीसिएशन क्या करें, नॉन कैश है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना। क्या करना, मोड़े बोलेगा क्या करना, किसी हबन प्लस करूँ, कल क्वेश्चन प्लस करी करना। अरे बाप रे, देखो मेरे बच्चे, ये मेरे भद्रक के बच्चे, ये मेरे भद्रक वासी हैं, कितने चालाक। बोले कि नहीं सर वो इनडायरेक्ट मेथड था, जबकि नेट प्रॉफिट से माइनस हो चुका था, नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट हुआ तो माइनस हो चुका था डेप्रीसिएशन, इसलिए हम प्लस किए थे। सर ये तो डायरेक्ट मेथड है ना, यहाँ प्लस है ना माइनस है, कुछ करना नहीं है डेप्रीसिएशन का। अरे वाह, दिल खुश कर दिया आप सच में। लव यू टू ऑल। चलिए देखिए, प्यार का इजहार कर दिया, सबसे प्यार करता हूँ। देखिए ऐसा इजहार कोई कर सकता है? देखिए मेरे बच्चे से मैं कितना प्यार करता हूँ। आपको कोई पूछेगा चल चल बता तो किसका बच्चा है, बोलना शान सार का बच्चा हूँ मैं, समझे? मेरे बाबू बता बता तो किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, बता बता, मेरा बच्चा ना, तुम बोलना चुप, शान सर का बच्चा, मैं शान सर का बच्चा। ठीक है, आइए पेमेंट टू क्रेडिटर्स 45,000। डेप्रीसिएशन का कुछ नहीं करना। ओ माय गॉड, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 3,000, यानी एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कितना 3,000। क्या करें सर, प्लस करो, प्लस करो सर, प्लस करो, प्लस गुडविल
अब देखो मॉडल लिखने के लिए बैठ गया, बेचारा फंस गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, क्योंकि इसके आउटफ्लो नहीं हुआ है। क्यों नहीं? क्योंकि कल जो प्लस किए थे वो नॉन कैश था, ठीक डेप्रीसिएशन की तरह। समझ में आया बात? हाँ, चलिए सेम कहानी। आइए, टोटल सैलरी फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू ₹6,000 आउट ऑफ विच 1,000 आउटस्टैंडिंग। सैलरी पेमेंट कितना हुआ? लिखना, पेमेंट टू एम्प्लॉइज कितना? 5,000, 5,000। चलिए नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस बच्चे, ऑफिस एक्सपेंस पेमेंट ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉइज। कौन है? कौन है? नहीं नहीं नहीं, से आंसर देखिए। तू कौन बुझु मत कौन? तू तो किसी बुझुबु ना। लिखाई पेमेंट 6,000 है, लिखाई पेमेंट 6,000 बोले लिखाई लिखाई नहीं तो टोटल 6,000 ता भीतर पेमेंट केते ही ता माने पेमेंट केते ही कौन है? अब बच्चा बोलता है सर 6,000 टोटल है। मैंने बोला पेमेंट कितना? सर पेमेंट दिया नहीं ना। फिर आगे क्या लिखा है ना? आउटस्टैंडिंग 1,000, मतलब बाकी रह गया 1,000। 6,000 में से 1,000 रुपया दिया नहीं गया। फिर पूछा पेमेंट कितना? 5,000। तो हो गया ना? नहीं, अरे बुझी पालू तो आगे बुझीबा। चलो, पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना? 8,000। चलो उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट 10th पॉइंट, लैंड परचेज हुआ और डिबेंचर दिया गया था। क्या करना? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वेरी गुड। ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए सवाल आएगा, आपको लगेगा इतना बड़ा सवाल आ गया, समझे? कुछ नहीं, इतना फंडामेंटल क्लियर रहे ना तो आपसे हो जाना चाहिए। नॉर्मली कैश फ्लो बच्चे को, अरे सीए इंटर वाले बच्चे को, उनको भी दिक्कत होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, समझ में आया? उनको कई सारा क्वेश्चन सॉल्व करा के उनका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ता है ना। चलिए आइए नेक्स्ट, कहाँ गया? ये रहा 11th पॉइंट, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख वेयर इशूड एट ए प्रीमियम 10%। बच्चे ये कौन सा एक्टिविटी का है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। आइए, प्रोसीड फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना बच्चे? 2,20,000। कितना? 2,20,000। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट, द मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹15,000, द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वाज ₹12,000। 15,000 मशीन सेल होकर आया। सेल ऑफ मशीन कितना? 15,000। उसके बाद अनदर मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू 4,000 स्क्रैप्ड। ये लॉस हो गया, बिजनेस का ऑर्डिनरी लॉस हुआ था, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, ए व्हीकल वाज परचेज फॉर कैश एट ए कॉस्ट ₹1,50,000। परचेज ऑफ व्हीकल कितना? 1,50,000। ये पेमेंट हुआ है, माइनस करना। हाँ सारे बच्चे ध्यान सुने, ये 45,000 माइनस, ये 5,000 माइनस, ये 8,000 माइनस, ठीक है ना? ब्रैकेट के अंदर लिखो जो माइनस है। डिविडेंड पेड हुआ है कितना? 40,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। $40,000 पेमेंट हुआ है। उसके बाद बच्चे इनकम टैक्स पेड हुआ है 10,000।
बस खत्म। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टोटल बताइए कितना? 1,12,000। देख के तो नहीं बोले। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टोटल बताओ कितना? सर 1 लाख माइनस पे है 1,35,000। 1,35,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताएं सी में 1,80,000 नेगेटिव। नेगेटिव ना लाए, बच्चा बोलता है नेगेटिव। चलिए टोटल मिला लें। टोटल इतने तेज कब से हो गए आप लोग? टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग दी ईयर। आंसर देख के बोल दे रहे हैं सब ठीक तो है, बोलो आंसर। कभी कभी गलत हो जाता है, ध्यान से आप टोटल कीजिए। आप कैलकुलेटर में कंप्लीट कैलकुलेट करके बोलिएगा, समझे? इससे हाथ आपका स्पीड होगा कैलकुलेटर चलाने में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलाया करें, खरीदा करें, कम से कम 5 बार नाश्ता ना खाएं और उसका पैसा रख के कैलकुलेटर खरीद लें, ठीक है? चलिए A प्लस B प्लस C कितना हुआ टोटल बताओ? 1,57,000 प्लस कर लें ओपनिंग बैलेंस। कैश एंड बैंक कितना? चलो क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक कितना हुआ? 1,82,000। 1,82,000 चलिए हो गया। ब्रेक।